हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज की पॉलिटी घटना चक्र सीरीज में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ जो कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही हैं। पहली है विद रिगार्ड्स टू घटना चक्र बुक इटसेल्फ, है ना, और दूसरी ये कि कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल रहेगी। तो पहली बात ये कि जो घटना चक्र बुक है ये पब्लिशर ही पब्लिश कर रहा है, ना कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि ऑलरेडी स्टेट पीसीएस के लिए कोचिंग दे रहा है। तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कौन से एग्जाम के लिए ज्यादातर बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर आप घटना चक्र बुक को देखें, उठा के पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे कि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही साथ यूपीएससी के क्वेश्चंस प्री के भी काफी सारे इंक्लूडेड है इस बुक में। तीसरी चीज, इसके अलावा जो और छोटे मोटे एग्जाम्स होते रहते हैं उसके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर स्टेट पीसीएस, नॉट ओनली फॉर आईएएस, बट सारे एग्जाम्स जो हो रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हमारे पास प्री डिफाइंड सिलेबस रहता है इन प्री इटसेल्फ, बट अगर करंट अफेयर्स का अगर हम बात करें या जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कोई भी क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जा सकते हैं। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इन द लॉन्ग रन ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई होप ये आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई है यहाँ पे। तो अब हम 10 MCQs या 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, Who among the following was appointed as the first Director General of the Unique Identification Authority of India created in June 2009? A. Mr. Montek Singh Ahluwalia, B. Mr. Nandan Nilekani, C. Mr. Ashok Desai, and D. Mr. Ram Sevak Sharma. So kindly mark your answers, please. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिस्टर राम सेवक शर्मा। तो अगर हम यूआईडीआई की बात कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच वाज क्रिएटेड इन जून 2009, इट इज एसोसिएटेड विद, या इनका क्या काम था? इनका काम यही था कि वो सेंसस के बेसिस पे अपने डेटा को कलेक्ट करें, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करें इन द फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक्स, ठीक है। और बायोमेट्रिक्स के थ्रू क्या हुआ? डेटा को कंपाइल कर लिया गया, ठीक है। कंपाइल करने के बाद हम सभी को बीइंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज आधार कार्ड। और ये काम किसने किया था? DAI ने हमें प्रोवाइड किया था। एंड इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? राम सेवक शर्मा। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? दैट वाज मिस्टर नंदन नीलेकानी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर A. to maintain law and order, B. control over police, C. to check passports of foreigners, and D. to control the land revenue. Select the correct code. A. ACD, B. ABD, C. ABC, and D. BCD. So correct आपको कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज A, B एंड C स्टेटमेंट्स। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो दोनों ऑफिसर्स ही यूपीएससी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे ही विल बिलोंग टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करें तो वो होंगे हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट, ठीक है। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ पावर्स का ही है यहाँ पे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन का। एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करें तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करेंगे विद इन द डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, ठीक है। बट अगर एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करने लग जाए तो उनके पास किस चीज़ की अथॉरिटी आ जाएगी? एंड बीइंग द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, हमें पता है कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करता है ना। तो गवर्नमेंट हमारी एग्जीक्यूटिव आ जाती है। तो गवर्नमेंट जो अपने लॉज हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर्स इटसेल्फ। तो ऑफिसर्स कौन से हैं? ये हमारे आईएएस ऑफिसर्स ही रहते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फर्दर क्या काम कर रहे हैं? इस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इटसेल्फ। तो मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पास पावर आ जाती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकेंड, कंट्रोल ओवर द पुलिस। अब हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर रही है तो उसके ऊपर या पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पे जो पावर होना जरूरी है, तो कंट्रोल ओवर द पुलिस भी होगी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, है ना। साथ ही साथ टू चेक द पासपोर्ट ऑफ द फॉरेनर्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है तो कोई भी फॉरेनर की अगर एंट्री होती है तो आपको उसकी भी नॉलेज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होनी चाहिए। तो
to check the passport of the foreigners is also a power, whereas to control the land revenue, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कंट्रोल द लैंड रेवेन्यू, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता लैंड रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है, ठीक है, कंट्रोल द लैंड रेवेन्यू की पावर किसी के पास नहीं है अपार्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ एट द स्टेट लेवल, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए, बी एंड सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमारे पास फंक्शनरीज दी गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज दी गई है। लिस्ट 2 में ओथ एंड एफर्मेशन है कि कौन सी ओथ वो लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम वो ऑफिस पे एंटर करते हैं। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड डी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। लिस्ट 2 में वी हैव 1 is secrecy information, second is faithful discharge of duties, third faithful and allegiance to the Constitution of India, 4 upholding the sanctity of the Constitution and the law। तो यहाँ पे करेक्ट कोड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको करेक्ट जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। सो काइंडली मार्क योर आंसर्स प्लीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ। तो वो देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर हम सी ऑप्शन में देख रहे हैं, ए का जाएगा विथ 3, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं फॉर द फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो अपहोल्डिंग द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर जो होते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही रहता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर अगेन नहीं जाएंगे एंड साथ ही साथ लॉ के बाहर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उनको कुछ ड्यूटीज दी जाती हैं, वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज उनको देनी पड़ती है या करनी पड़ती है, दैट इज फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। तो सी जाएगा हमारा 2 के साथ। अगर हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन के, जो हमारे यूनियन के मिनिस्टर्स बनते हैं बीइंग द पार्ट ऑफ कैबिनेट या जो मिनिस्ट्री संभालते हैं, वो ओथ लेते हैं सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर या वर्किंग ऑफ द सिचुएशन में कोई भी अगर सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तो वो उसे मेंटेन करके रखेंगे, उस सीक्रेसी को बरकरार रखेंगे किसी के साथ, बीइंग अ पर्सनल मेंबर ऑल्सो उसके साथ वो चीज वो शेयर नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ हम किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट भी इसके साथ ही पढ़ते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन is consider the following statements. First, Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile. Second, once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the issuing authorities. Which statement is correct? तो correct statement कौन सी है? A, 1 only, B, second only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर हम आधार एक्ट 2016 को रेफर करें तो वहां पे क्लियरली सेक्शन 9 में ये चीज गिवन है कि जो आधार कार्ड है इट इज मेयरली अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करेगा ये, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ही है हमारा आधार कार्ड, ठीक है। दूसरी चीज, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। तो इशूइंग अथॉरिटी के पास अगर पावर इशू करने की है तो वो उसे वापस भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल इशूइंग अथॉरिटी के पास कंट्रोल तभी तो मेंटेन रहेगा। तो आधार एक्ट अगेन 2016 में सेक्शन जो 23 क्लॉज जी है वो ये चीज कहती है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है अगर वो इशू कर देती है आधार कार्ड वंस हमारे पास, इट ऑल्सो हैज द पावर टू डीएक्टिवेट और ओमिट द सेम थिंग, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइदर 1 नाइदर 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the national calendar, which statement is or are correct? First, the national calendar of India is based on Vikram era. Second, the national calendar is adopted from January 26, 1950. Correct statement कौन सी है? A, 1 only, B, second only, C is both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट्स अगेन गलत है। नेशनल कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे वी फॉलो द ग्रेगरियन कैलेंडर, है ना, जिसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं एंड 12 मंथ्स होते हैं, या लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज भी होते हैं। बट नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन विक्रम एरा, यहाँ पे हम शाका एरा को फॉलो करते हैं, ठीक है। शाका एरा में अगेन 365 डेज या 12 मंथ्स होते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द ग्रेगरियन कैलेंडर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इसकी करेक्शन है कि शाका एरा है। सेकंड कि नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26, 1950, तो ये गलत है, क्योंकि जब हम शाका एरा को फॉलो कर रहे हैं तो जनवरी 26 नहीं, यहाँ पे मार्च 22, 1957 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा शाका एरा का कैलेंडर है वो शुरू ही मार्च 22 से होता है, जो कि होता है हमारा फर्स्ट मंथ ऑफ द चैत्र महीना, जिसको हम बोलते हैं कि चैत्र के पहले दिन में या जो चैत्र के महीने में जो पहला दिन आएगा वहां से नया साल शुरू होगा। तो ये हमने अडॉप्ट किया था मार्च 22, 1957 को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following may be considered as pressure groups? A, members of the Lok Sabha, B, members of the Panchayat, C, members of the cabinet, and D, members of the trade union. So kindly mark your answers please. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस। तो जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट बीइंग कि ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बीइंग के प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से या प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, इलेक्शंस यहाँ पे नहीं होते एट द एट अ ग्रेटर लेवल, इलेक्शंस नहीं होते। जो मेंबर्स होते हैं उसके बीच में फर्दर जो एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया वो हो गया, उसके बाद अगर आप फॉलो कुछ कर रहे हैं प्रोसीजर्स, हो भी सकता है इलेक्शंस हो भी सकता है नहीं भी हो, बट एट अ ग्रेटर स्केल यहाँ पे कोई भी जेन्युइन वे से इलेक्शंस नहीं होते। तीसरी चीज कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई भी एसेट स्टेटेड नहीं होते हैं, बट अगेन तो ये ग्रुप्स जो है ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रेशर या इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। एंड साथ ही साथ कोई डायरेक्ट रोल इनका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इनको लॉबी ग्रुप्स भी बोलते हैं या सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेड यूनियन जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जिसको मेंबर बनना है वो पैसे देकर कुछ अमाउंट जो होती है उसको स्पेसिफाई करके वहाँ पे ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है, ठीक है। और ये इंटरफेयर करते हैं एज पर द इंटरेस्ट ऑफ देम सेल्स, है ना, कि जो भी ट्रेड यूनियन पर्टिकुलरली अगर किसी लेबर की जो ट्रेड यूनियन है तो वो लेबर के इंटरेस्ट के लिए ही यहाँ पे खड़ी होगी, है ना, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर हम लोकसभा, पंचायत या कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट जो है वो हमें पता है डायरेक्टली इलेक्टेड ही होती है, पंचायत भी अगेन डायरेक्टली इलेक्टेड ही होती है, तो लोकसभा भी होती है, वो भी वहाँ पे भी इलेक्शन होते ही होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्शन होना यहाँ पे जरूरी है, तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन है इट विल बी रिगार्डेड एज अ प्रेशर ग्रुप, वेयरएज जो लोकसभा, पंचायत या कैबिनेट की अगर हम बात करें वो प्रेशर ग्रुप नहीं है। एंड मोर ओवर ये खुद से ही अगर कहें तो लॉज बना रहे हैं, लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्यों डालेंगे व्हेन दे कैन डायरेक्टली टेक एक्शन विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन पावर्स व्हिच आर गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो ट्रेड ग्रुप्स है या जो ट्रेड यूनियंस है वो हमारे प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पे होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल इज A, an agency of the United Nations to help refugees of civil wars, B, a global human rights movement, C, a non-governmental voluntary organization to help extremely poor people, and D, an intergovernmental agency to cater to medical emergencies in war-ravaged regions. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या काम है कि बेसिकली ये सेटअप हुई थी कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि एट अ ग्लोबल लेवल,
है ना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना एंड उनकी अगर वायलेशन हो रही है तो उसी हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लिया जाना। तो अगर आप कहें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है, अराउंड 150 कंट्रीज के जो थ्रू ये स्प्रेड है, ये चेन है। तो इसको यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर्स है इज एट लंदन इटसेल्फ एंड 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एडवोकेट, बाय अ लॉयर जिनका क्या नाम था, पीटर बेनिसन। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का मूवमेंट है ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जा सके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an attribute of a local government? A, statutory status, B, participation of the local community, C, central control, and D, power to raise finances by taxation. So kindly mark your answers please. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल कंट्रोल। तो जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट में वी हैव अ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इटसेल्फ, है ना, क्योंकि लोग ही तो सामने खड़े होकर लोकल गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। तो पहली चीज स्टैट्यूटरी स्टेटस, कोई भी अगर हम लोकल गवर्नमेंट को देख लेते हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको हमने दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको इंक्लूड किया है बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इटसेल्फ। तो स्टैट्यूट के थ्रू ही से एस्टैब्लिश किया गया है, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस तो है, तो बिल्कुल सही चीज है, ये सही स्टेटमेंट है। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, कि जो आसपास के एरिया के लोग हैं वही तो इलेक्शन में उठकर सामने खड़े होकर आते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना है लोकल गवर्नमेंट को, तो लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहती ही है। साथ ही साथ पावर टू रेज फाइनेंसेस बाय टैक्सेशन, तो टैक्सेस जो है हमारी तरफ से लोकल गवर्नमेंट लगाती रहती है, बढ़ाती रहती है, कम करती रहती है, उसके पास पावर है कि वो टैक्सेस के थ्रू ही डेवलपमेंट को करेगी। तो पावर टू रेज फाइनेंसेस बाय टैक्सेशन इज ऑल्सो अ पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इटसेल्फ। वेयरएज अगर हम सेंट्रल कंट्रोल की बात करें तो ये इसका पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल कर रही है, सेंट्रल के बाद हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से जो स्टेट है वो कंट्रोल कर रही है, बट स्टेट का जो काम था वो बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था, क्योंकि सेंटर जो है वो तो जवाब मांगेगी फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ, बट स्टेट जो है अपने काम को और स्मूथली रन करने के लिए फर्दर उसने अपना काम जो है डिवाइड कर दिया था टू द लोकल गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसी वजह से तो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो स्टेट का काम है वो एट द विलेज लेवल या एट द म्युनिसिपल लेवल वो कम हो सके, है ना, और एक बेटर वे में काम किया जा सके, एंड दैट वाज डन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। इसे हमने डिसेंट्रलाइजेशन ही किया ना, या डिसेंट्रलाइज ही काम किया ना, अपना काम जो आगे फर्दर बांट ही दिया, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो सेंट्रल कंट्रोल हमारा लोकल गवर्नमेंट में कैसे रहा, तो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement or statements is correct? First, the minimum age prescribed for any person to be a member of the panchayat is 25 years. Second, a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. तो कौन सी statement सही है? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 and 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। तो पंचायत लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो जो एज रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट 25 ईयर्स बट 21 ईयर्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड के, यानी कि अगर 5 साल का जो टेन्योर है, 3 साल के बाद जो है यहाँ पे पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो जो नई पंचायत बनेगी वो फर्दर जो है सिर्फ 2 साल के लिए ही बनेगी। और ये चीज कहाँ ले डाउन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243 क्लॉज ई में ये चीज को ले डाउन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। सो द last question of the today's Ghatna Chakra series is, who was the first woman to become a chief election commissioner of India? A, R.M. Nikam, B, S.K. Bedi, C, V.S. Ramadevi, and D, G.D. Das.
जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वीएस रामादेवी। तो जब हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम रहता है कि वो इलेक्शन कमीशन एट द नेशनल लेवल उसे प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करें, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती है कि इलेक्टोरल रोल्स को देखेंगे, साथ ही साथ इलेक्शंस को सही तरीके से डेट्स के हिसाब से जो है डेट्स का शेड्यूल भी जो इलेक्शन कमीशन बनाता है। तो इसी हिसाब से जो हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी, फर्स्ट विमेन जो थी वो थी वीएस रामादेवी, एंड इनका टेन्योर जो था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। तो आज की घटना चक्र सीरीज में इतना ही। थैंक यू। तो डू कमेंट योर स्कोर्स, एंड अगर मार्क्स कम आए हैं तो घबराने की बात नहीं है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच।